स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की गहराइयों में गोता लगाते हैं जिसने पानी के नीचे लड़े जाने वाले युद्धों की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। साल था 1971 और एक ऐसा साइलेंट वॉर यानी खामोश युद्ध लड़ा गया जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए इस ऑपरेशन जैकपॉट को डिकोड करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 45 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा उस दहशत की कल्पना कीजिए जब 45 भारी सुरक्षा वाले विशालकाय कार्गो जहाज एक ही रात में बिना किसी वार्निंग के अचानक से धमाके के साथ पानी में डूब जाते हैं। मतलब बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। हुआ कुछ यूं था। 15 अगस्त 1971 की रात के 1 बज रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान का चटगांव बंदरगाह, जो उस वक्त दुनिया के सबसे सुरक्षित पोर्ट्स में से एक था, वहां एकदम सन्नाटा पसरा था। और तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। MV अल अब्बास जैसे विशालकाय और लोहे के मजबूत जहाज जिन्हें डुबाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वो कांच की तरह टूटकर बिखरने लगे। पूरे पोर्ट पर एक भयंकर अफरा-तफरी मच गई। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो था पोर्ट की सुरक्षा और हमलावरों के बीच का अंतर। सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि वहां रडार, मशीन गन्स और पानी को चीरती हुई पावरफुल सर्च लाइट्स हर पल तैनात थीं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उनके पास ना तो कोई फाइटर जेट था, ना कोई बॉम्बर प्लेन और ना ही कोई सबमरीन। वो पूरी तरह से अदृश्य थे। रडार स्क्रीन एकदम खाली थी, लेकिन जहाज लगातार डूब रहे थे। आखिर ये कैसे हो रहा था? इस पूरे रहस्य को समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखना बहुत जरूरी है। ये कोई रातों रात किया गया हमला नहीं था। कैसे एक क्षेत्रीय शरणार्थी संकट से बात शुरू होकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े और सफल नेवल सैबोटाज यानी समुद्री तोड़फोड़ तक पहुंच गई। इसके पीछे महीनों की एक बहुत ही बारीक रणनीति थी। इस खामोश युद्ध के असली जड़ें उस अगस्त की रात से कई महीने पहले मार्च 1971 में पनपी थी। ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी भू-राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही थी। दरअसल ऑपरेशन सर्चलाइट नाम की एक सैन्य कार्रवाई के कारण वहां भयंकर हिंसा भड़क उठी थी। इस नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में शरणार्थियों को अपना घर-बार छोड़कर भारत की तरफ भागना पड़ा। इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आने से एक ऐसा आर्थिक दबाव पैदा हुआ जिसे संभालना लगभग असंभव हो रहा था। स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। अब मुश्किल ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते सीधे तौर पर युद्ध छेड़ना मुमकिन नहीं था। तो रणनीति क्या बनी? रणनीति को पूरी तरह से बदलना पड़ा। नया लक्ष्य आमने सामने की लड़ाई नहीं, बल्कि दुश्मन की उस सैन्य सप्लाई लाइन को काटना था जो समुद्र के रास्ते आती थी। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, बिना रसद और गोलियों के कोई भी फौज लड़ नहीं सकती। उन्हें भूखा मारना जरूरी था। लेकिन इतनी दुस्साहसिक योजना को अंजाम कैसे दिया जाए? इसके लिए एक बिल्कुल ही अलग और अपरंपरागत फौज की जरूरत थी, क्योंकि नियमित सेना तो सीधे तौर पर इस युद्ध में जा ही नहीं सकती थी। और यहीं एंट्री होती है कोवर्ट ऑपरेशंस के हेड कमांडर MS सामंत की। उनके सामने जो काम था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें आम नागरिक, शरणार्थियों को, जिनमें छात्र, किसान और मछुआरे शामिल थे, जिनका दूर दूर तक फौज से कोई नाता नहीं था, उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गोताखोरों यानी फ्रॉगमैन में बदलना था। इन युवाओं के पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनके सीने में जो बदले की आग थी वो किसी भी हथियार से ज्यादा घातक थी। अब इन युवाओं को ट्रेन करने की जिम्मेदारी 8 बंगाली सबमरीनर्स ने उठाई। इन 8 लोगों ने खुद एक बहुत बड़ी बगावत की थी। AW चौधरी के नेतृत्व में इन्होंने फ्रांस में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी से भागने का फैसला किया और स्पेन के रास्ते अपनी जान जोखिम में डालकर ये भारत पहुंचे। मकसद सिर्फ एक था, इन युवाओं को इस नामुमकिन मिशन के लिए तैयार करना। इनका यही तजुर्बा इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत बना। कैंप प्लासी नाम के एक टॉप सीक्रेट बेस पर इन रंगरूटों ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को चलाना सीखा, और वो था लिम्पिट माइन। ये कोई आम बम नहीं था। इसमें बेहद ताकतवर चुंबक लगे होते थे ताकि इसे पानी के अंदर जहाज़ों के लोहे के पैंधे पर चिपकाया जा सके। सबसे डरावनी बात थी इसका केमिकल रिएक्शन टाइमर, जो बहुत ही अनिश्चित था। कभी ये 30 मिनट में फटता तो कभी 2 घंटे लगा देता।
इसी वजह से पानी के नीचे उनकी हर डुबकी एक सुसाइड मिशन की तरह थी। एक छोटी सी चूक और खेल खत्म। अगस्त का महीना आते आते मानसून अपने चरम पर पहुंच गया था और नदियां उफान पर थीं। अब समय आ गया था इन 400 तैयार युवाओं को, जो अब खूंखार कमांडो बन चुके थे, स्थानीय मछुआरों के भेष में वापस पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर स्मगल कर दिया गया। लेकिन असली सिरदर्द तो अब शुरू होने वाला था। जरा सोचिए, 4 अलग अलग बंदरगाहों पर फैले हुए, भेष बदलकर छिपे इन कमांडोज को एक ही समय पर हमले का आदेश कैसे दिया जाए, वो भी बिना किसी रेडियो या फोन के। पकड़े जाने का खतरा इतना ज्यादा था कि एक गलत कदम और पूरा ऑपरेशन तबाह हो जाता। इस पहेली का जो समाधान निकाला गया वो इतना चतुर था कि आप हैरान रह जाएंगे। 13 अगस्त को ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता पर एक बहुत ही मासूम सा लगने वाला पंकज मलिक का बंगाली गाना बजाया गया। गाने के बोल थे, मेरी गुड़िया आज पहली बार ससुराल जाएगी। जरा सोचिए, आम जनता के लिए ये सिर्फ एक सुरीला गाना था, लेकिन उन कमांडोज के लिए ये एक डेडली कोड था। इसका सीधा मतलब था स्टैंड बाय, मतलब तैयार हो जाओ, 24 घंटे के अंदर हमला करना है। और फिर ठीक अगले दिन 14 अगस्त को रेडियो पर एक दूसरा गाना गूंजा। इसी के साथ हमले का फाइनल सिग्नल मिल गया। इस गाने का मतलब था, हमला आज रात ही करना है। इस एक सिग्नल ने उन निडल कमांडोज को सीधे उस घने अंधेरे और बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतरने का इशारा दे दिया। शरीर को जमाने वाली उस ठंड से बचने के लिए उन्होंने खुद पर ग्रीस मला और फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रक्रिया को अंजाम दिया। सबसे पहले भारी गश्त के बीच वो एक पतली सी नली के सहारे सांस लेते हुए मीलों तक पानी के नीचे तैरते रहे। विशाल जहाज़ों के ठीक नीचे पहुंचकर उन्होंने चाकू से लोहे पर जमी काई को खुरचकर साफ किया, फिर उस शक्तिशाली लिम्पिट माइन को चिपका दिया। अंत में सेफ्टी पिन खींची और अब उनके पास वहां से भाग निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का समय था। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। टाइमर से विस्फोट होने में महज कुछ मिनट बाकी थे और इन नंगे पैर वाले युवाओं ने एक साथ 4 प्रमुख बंदरगाहों चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज में कई जहाज़ों को उड़ाने के लिए पूरी तरह सेट कर दिया था, वो भी बिल्कुल दुश्मन की नाक के नीचे, बिना किसी को भनक लगे। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। रात के करीब 1:45 बजे उस खामोशी को चीरते हुए पहला कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ और उसके बाद तो जैसे दर्जनों धमाकों की एक ऐसी गूंज उठी जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। 1 लाख टन, ये भारी भरकम आंकड़ा इस हमले की गंभीरता को बयां करता है। लगभग 1 लाख टन का बेहद जरूरी सैन्य सामान और रसद पानी के अंदर नदियों के तल में हमेशा के लिए समा गया। इस एक झटके ने दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन का सचमुच गला घोंट कर रख दिया था। इसके रणनीतिक परिणाम बेहद विनाशकारी रहे। इस बड़े पैमाने पर हुई तोड़फोड़ ने विरोधी सेना को पूरी तरह से पंगु बना दिया। उनका जो मनोवैज्ञानिक मनोबल था वो अंदर तक टूट चुका था। और सबसे बड़ी बात, इसी ऑपरेशन ने सीधे तौर पर उसी साल दिसंबर में होने वाले 93,000 सैनिकों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की नींव रखी थी। इस गुप्त मिशन ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे और रणनीति से भी जीते जाते हैं। ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा और सफल नेवल सैबोटाज ऑपरेशन था। एक ऐसी बेमिसाल उपलब्धि जिसने दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया था। अक्सर देखा गया है कि इतिहास की किताबें सिर्फ बड़े बड़े जनरलों और कमांडरों को ही याद रखती हैं, लेकिन इस जीत के असली नायक वो 500 से अधिक गुमनाम किसान और छात्र थे, जो बिना किसी वर्दी या मेडल की चाहत के इस अंधी और जानलेवा लड़ाई में कूद पड़े थे। एक नए देश का नक्शा उन गुमनाम युवाओं ने उस अंधेरे पानी के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर खींचा था। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कितने और खामोश युद्ध छिपे होंगे जिन्होंने परछाइयों में रहकर हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है? और क्या आज के समय में कोई आज़ादी के लिए उस अंधेरे और ठंडे पानी में छलांग लगाकर इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत करेगा? ये सचमुच सोचने वाली बात है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।